हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, अपन ने केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर दिया था, जैसा कि आप ब्राइट माइंड्स में पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपन ने जल्दी ही कंप्लीट कर लिया है। और उसमें अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझा था, केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच क्या बोलती है उसके बारे में, थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, फिर एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़े थे, फिर बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स वगैरह। तो ये लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो बेसिक्स था आपका केमिकल काइनेटिक्स का, कि केमिकल काइनेटिक्स में बेसिक्स क्या होता है, इसके टर्म्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, वो अपन ने यहाँ तक कंप्लीट किए थे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो अब थर्ड लेक्चर में अपन को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चैप्टर का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह, रेट लॉ वगैरह को अपन पढ़ के आए, रेट को कैसे एक्सप्रेशन वगैरह करते हैं लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा, रेट लॉ पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी। ये लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो इसके बेसिक्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब लेक्चर नंबर 2 में अपन को क्या देखना है? लेक्चर नंबर 3 में अपन को क्या देखना है? लेक्चर नंबर 3 में अपने को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपन आ रहे हैं, जो कि है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में अपन समझते हैं कि क्या होता है। देखो ये क्या है, एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी जैसा है। देखो रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, दो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट की क्या चल रही है? लव स्टोरी चल रही है। तो एक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, मतलब लव स्टोरी कंबाइन होंगे, एक दूसरे को पसंद आएंगे, तो वो उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। बट लव स्टोरी स्टार्ट होगी ना, तो लव स्टोरी को बढ़ने में, धीरे धीरे रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब एक दूसरे पे रिएक्टेंट ए को और रिएक्टेंट बी को ट्रस्ट होने में टाइम लगता है। तो मींस कोई भी रिएक्शन होगी उसको होने में थोड़ा समय लगेगा, तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी। बट मैं आपसे पूछ लूं एट टाइम टी, मतलब थोड़े टाइम के बाद, जो लव स्टोरी चल रही थी रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी के बीच में, तो एक टाइम के बाद उनकी केमिस्ट्री मींस उसका रिएक्शन कितनी हुई एट अ टाइम टी पे, किसी भी टाइम पॉइंट पे मैं आपसे पूछ लूं कि रिएक्शन कितनी हो गई, मतलब उनकी लव स्टोरी कहां तक पहुंच गई इतने टाइम तक, तो इतने टाइम तक अपन बता नहीं पाएंगे। तो इसका जवाब कौन देता है इस चैप्टर में? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका जवाब देता है। चलो एक और लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आपको यही नहीं समझ में आया रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी वाला, एक और लाइव एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? जार बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? जार। इसमें क्या है? 100 टॉफीज डाल दिए मैंने। क्या डाल दिए? 100 टॉफीज। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा कि ये जो जार मैंने आपको बनाया 100 टॉफीज, इसमें से मैं बोलूंगा आपको हर मिनट, पर मिनट में आप 10 टॉफीज ले रहे हो। इसमें से क्या ले रहे हो? 10 टॉफीज को पर मिनट आप निकाल रहे हो। हर मिनट के बाद आप 10 टॉफीज को निकाल रहे हो। ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि हर एक मिनट के बाद आप 10 टॉफीज निकाल रहे हो, मैं आपसे पूछूंगी 5 मिनट बाद कितनी टॉफीज जार में बचेगी, तो आप इजीली बता सकते हो कि हर मिनट के बाद 10 टॉफीज जा रही है, 5 मिनट के बाद 50 टॉफी चली जाएगी, और टोटल 100 है, 100 में से 50 जाओगे तो 5 मिनट के बाद 50 टॉफीज मिलेगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी मैथ थी। बट अब मैं आपसे एक कंडीशन मानू कि हर मिनट के बाद 10 टॉफीज तो कोई बच्चा खा रहा है, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी, अब मेरी कैपेसिटी पर मिनट में 10 टॉफीज खाने की है, बट मैं किसी कमजोर बच्चे से बोलूं कि भाई छोटा सा दबला पतला सा बच्चा है, उसको बोलूं कि हर मिनट में तेरे को 10 टॉफीज खानी है, बट उसकी स्पीड सेम हो भी या ना भी हो, जरूरी नहीं है, तो वो पर मिनट में पहले तो 10 मिनट, एक मिनट में 10 टॉफीज खा ले, बट दूसरे मिनट में 6 या 7 टॉफीज खाए, अपने को थोड़ी पता है। तो अगर स्पीड सेम नहीं हुई टॉफीज खाने की, पर मिनट में 10 टॉफीज खाने की स्पीड सेम नहीं हुई, तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। जो अपन ने कैलकुलेशन की ना, 100 में से 50, 5 मिनट के बाद 50 टॉफीज खा ली थी, तो 100 में से 50 गए तो 50 मिनट बचे, 5 मिनट के बाद 50 टॉफीज बची। बट ये रिएक्शन अगर सेम नहीं हुई, अगर स्पीड सेम नहीं रही, तो रिएक्शन अलग हो जाएगी। तो अब उसका आंसर कौन देगा? अगर ये रिएक्शन पर मिनट में 10 टॉफीज की नहीं रही, अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड कम होने के कारण उसका रिएक्शन में भी चेंज आएगा। तो अब इसका आंसर कौन देता है? इसका आंसर देगा रेट ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मतलब हर टाइम पॉइंट पे उसकी रिएक्टेंट में कितना रिएक्टेंट बचा है, एक टाइम पीरियड के पास एक रिएक्टेंट कितना बचा है, रिएक्टेंट ए या रिएक्टेंट बी आपसे पूछ ले इस टाइम पॉइंट पे कितना बचा है, तो वो आंसर कौन देगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देगा। तो अपन को यही पढ़ना है पूरे लेक्चर नंबर 3 में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपका सेक्शन 3.3 है, एनसीईआरटी का सेक्शन 3.3 पढ़ना है अपने को, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो पहले समझते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आई होप मैंने लाइव एग्जांपल से आपको समझाया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। अपन अब आगे समझेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को
और उसके जो डेरिवेशन है, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर का, ये आज अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट। तो बच्चों अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर 3 में फुल्ली मोटो है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को समझना। जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिव लाइव एग्जांपल से समझा ना, कि लिव लाइव एग्जांपल में अपन ने क्या समझा कि भाई 1 मिनट में मैं 10 टॉफीज निकाल रहा हूं, तो 5 मिनट बाद कितनी टॉफीज बचेगी, 50 टॉफीज बचेगी। बट मैं आपसे पूछ लूं कि उसकी स्पीड सेम ना रहे, तो उसकी रिएक्शन में टाइम में पता नहीं चलेगा। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम में आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछ लो, तो आपको पता चलेगा क्या कि क्या होगी। तो नहीं बता सकते ना, तो कौन बताएगा अपनी कौन हेल्प करेगा केमिकल काइनेटिक्स में? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता क्या है, तो अपन को उसके बारे में समझना है। देखो व्हाट इज इट, मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आज की एनसीईआरटी में से जनरली जो पॉइंट्स है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में वो मैंने लिखे हैं। देखो, एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रिलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद द टाइम। मतलब आपके टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में उसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी, मींस आपसे पर्टिकुलर टाइम पे मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपसे पूछ लूं तो वो क्या होगी, तो वो कौन बताएगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछ लूं कि एक रिएक्शन होने में 100 मिनट लगते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन होने में 100 मिनट लगते हैं, तो मैं आपसे पूछ लूं पर्टिकुलर टाइम पे 53 मिनट पॉइंट 33 सेकंड, इतने टाइम पीरियड में इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब कितनी बची होगी? रिएक्टेंट कुछ तो हुआ ना, 50 मिनट हो गए हैं, 50 मिनट में कुछ तो रिएक्शन हुई होगी, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कितनी बची है? तो आप ऐसे ही थोड़ी बता पाओगे, आपसे ऐसे कुछ थोड़ी बता पाओगे। तो कौन हेल्प करेगा? आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हेल्प करेगी। तो वही लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रिलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद टाइम, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बची होगी, वो कौन बताएगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताएगी। इट इज डिराइव्ड बाय द इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट लॉ। अपन जो रेट लॉ लिखते थे ना, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ जो अपन क्या लिखते थे कि जीरो ऑर्डर पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी रही हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर क्या है उसका? जीरो है, तो पावर क्या हो जाएगी? जीरो। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, अगर उसकी पावर जीरो है, मतलब उसकी जो ऊपर अपन लिख रहे थे ना रेट लॉ में कि R इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट ए उसकी पावर जीरो, जीरो ऑर्डर में पावर क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो अब जीरो में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी रहो तो उसका क्या आएगा? जीरो की पावर हमेशा 1 ही आएगी। तो आप क्या करोगे? तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ही लो। तो जो रेट लॉ लिया था ना, रेट लॉ को इंटीग्रेट करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलेगी। उसी से अपन पता लगा पाएंगे कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कि उसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी। तो जीरो पीरियड के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ पड़ा है ना, उसको इंटीग्रेट करके अपन एट अ पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन क्या रही होगी उसके बारे में पता करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल रेट लॉ को, रेट लॉ जो अपन ने पढ़ा उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप पढ़ के आओगे ना 11th 12th में, वही पढ़ना है 11th में। तो इंटीग्रेट करोगे ना रेट लॉ को, तब जाके अपन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलेगी, तब उससे पता चलेगा कि पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन क्या रही है। देखो, यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम पीरियड टी एंड डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये यूजफुल किसके लिए, मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहां पे यूज हो रही है? ये यूज होगी कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन निकालने के लिए, या तो कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की, या कंसंट्रेशन किसकी? प्रोडक्ट की। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपसे पूछ ले कि इनकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी, तो वो कौन बताएगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताएगी। और इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर टाइम पे निकाल दोगे तो अगर रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, रिएक्टेंट पे कोई टाइम मतलब रिएक्टेंट पे रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही, तो मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप इसकी हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो निकाल सकते हो, बट आपको ऑर्डर भी निकालना हो तो इसकी हेल्प से निकल जाएगा। तो आई होप मैंने आपको यहां तक क्लियर किया होगा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, मतलब इससे करना क्या है, अपने को समझ आया होगा। तो अपन यहां से अब स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर का रिएक्शन मतलब डेरिवेशन क्या बोलता है। ठीक है बच्चों, तो अपन जीरो ऑर्डर का रेट मतलब जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन अपने को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या बोलती है। ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन देखनी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। भाई अगर ऑर्डर हो रिएक्शन का जीरो, मतलब जो ऑर्डर अपन ने पढ़े थे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें उसका ऑर्डर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है? व्हेन रेट
डज नॉट चेंजेस विथ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के साथ रेट चेंज ना हो, कंसंट्रेशन के साथ रेट चेंज ना हो, रेट कभी भी चेंज नहीं हो कंसंट्रेशन का। इफ कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन सेम भी रहे, अगर क्या रहे, कंसंट्रेशन सेम भी रहे, तो भी रेट कांस्टेंट रहे, रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कंसंट्रेशन चेंज भी, सॉरी सेम नहीं, कंसंट्रेशन चेंज हो तो भी रिएक्टेंट रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। रेट डजंट चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मतलब रेट कभी भी चेंज नहीं हो कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कभी भी चेंज हो जाए तो वो रेट चेंज ना हो, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो बट रेट चेंज ना हो, तो वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अपने को जैसे ही पता है, तो रेट लॉ अपन पढ़ के आए ना कि रेट लॉ क्या बोलता था, रेट इक्वल्स टू के क्या था, रेट कांस्टेंट, उसकी पावर क्या थी, कोई भी मान लो रिएक्टेंट क्या था, आर था, रिएक्टेंट आर, उसकी पावर जीरो। एक तो अपन रेट ऐसे लिखते थे, दूसरी रेट कैसे लिखी जाती थी, जैसे अपन यहाँ पे क्या लिखना है, रिएक्टेंट से क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये अपन किसके लिए कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां से अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्ट किया है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होता था, रेट कभी भी चेंज नहीं होती थी, कंसंट्रेशन अगर चेंज होती है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, बट उसपे रेट पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो वही लिखा है, अगर कंसंट्रेशन चेंज भी हो तो भी रेट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो तो अपन रेट लॉ जो पढ़ के आए ना, तो रेट लॉ अपन ऐसे लिखते थे, एक तो ऐसे लिखते थे, दूसरा रेट लॉ कैसे अपन डिराइव करते थे, रेट इक्वल्स टू नेगेटिव डी आर, क्या लिखते थे, डी आर। अपन ने जब इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था तब आपको पढ़ाया था, नेगेटिव साइन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, हमेशा याद आया ना। सेकंड फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं पढ़ के आए हो तो पढ़ के आना कि अपन ने इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट जब पढ़ा था ना, इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट में बताया था हमेशा रिएक्टेंट के लिए क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ने उसको क्या किया था, एक्सप्रेस किया था रेट को, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए डी आर अपॉन डी टी, एक तो अपन ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। दो तरीके से रेट लिख रहे थे, अब दोनों रेट सेम थी तो अपन दोनों रेट को क्या कर देंगे, इक्वल में रख देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये लिख दो क्योंकि रेट से तो रेट कट जाएगा, दोनों इक्वल है ना रेट, के इक्वल्स टू आर नॉट, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से आर की पावर, अगर समवन, अब ऐसे लिख देते हैं, सम रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब किसी की पावर जीरो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी आर यहां आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ही बच जाएगा ना, आर तो वन हो जाएगा, तो ये इधर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो वन तो ऐसे ही लिखो ना लिखो एक जैसा ही है। तो अब dt को यहाँ, ये dt क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखना है, डी आर इक्वल्स टू के डी टी। अब यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव डी आर इक्वल्स टू के डी टी आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव डी आर इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब यहां से करना है इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट अपन ने देखा था ना कि अब यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। तो देखो यहां से इंटीग्रेट करना है ना, तो पहले नेगेटिव साइन उधर दे दो, क्या कर दोगे, नेगेटिव इधर पड़ा है या इधर पड़ा है, तो सेम बात है। तो रेट के लिए मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, नेगेटिव साइन जो इधर था ना वो इधर दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेट करो, क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मैं यहां से कर रहा हूं, यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेट यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेट करोगे ना, तो डी आर, जो ये डी आर था ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा,
आर बच जाएगा। आप इंटीग्रेशन पढ़ के आए होगे 11th में, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है। अगर यहां से इंटीग्रेट करोगे ना इसको, तो ये डी कट जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा, तो ओनली आर बच जाएगा। अब यहां पे इंटीग्रेट करो, यहां पे जैसे इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो के तो क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट किया जाता है तो साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है। तो के को इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस आई भी आ जाएगा, तो और प्लस आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हमेशा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट और आ जाएगा, ठीक है। तो और dt का कांस्टेंट, dt को इंटीग्रेट करोगे तो d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, ओनली t बच जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस के टी प्लस आई। ये आई कहां से आया, जब आपने कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा। तो आई को मैं यहां लिख सकता हूं, आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो एक और कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब अपने पास क्या आ गई, एक मेन रिएक्शन आ गई। ये क्या आ गई, मेन रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब मेन रिएक्शन तो अपने पास आ गई, R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। अब एक ये मेन रिएक्शन आ गई। अब अपने को सोचो एट अ टाइम जीरो पे लिखना है। अब क्या करना है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, अगर टाइम पीरियड जीरो हो जाए, क्या हो जाए, टाइम पीरियड जीरो हो जाए। अगर टाइम पीरियड जीरो हो जाएगा तो ये आर तो किसी टाइम की पीरियड की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर नॉट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर नॉट में। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसकी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसकी कंसंट्रेशन है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। आर क्योंकि टाइम जीरो पे तो कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी ना, तो आर नॉट उसकी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी को, टी इक्वल्स टू जीरो और आर को आर नॉट, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली कंसंट्रेशन को इधर लिख रहा हूं, देखो आर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी टाइम जीरो पे आर नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर नॉट में कन्वर्ट होके माइनस के टी का, तो माइनस के टी की जगह जीरो, क्योंकि टाइम पीरियड क्या लिया है, जीरो लिया है ना, तो टी की जगह जीरो प्लस आई। अब ये जीरो है तो ये टर्म तो क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। तो आर नॉट की वैल्यू, आर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट। इधर से अपने को क्या मिल गया, आई की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, इस डेरिवेशन में टाइम जीरो रखने पे आर नॉट की वैल्यू मिल गई। अपने को क्या मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई, आर नॉट, ठीक है। अब मैं ये आई की वैल्यू क्या करता हूं, पुट दी वैल्यू ऑफ आई इन मेन इक्वेशन। अब जो ऊपर मेन इक्वेशन आई थी ना, उसमें आई की वैल्यू पुट करनी है। देखो आर था, ठीक है, माइनस के टी था, प्लस आई की कंसंट्रेशन क्या आ गई, आर नॉट आ गया। अब देखो, अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा। देखो इसको क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा, ठीक है। मैं ये क्या कर रहा हूं, ये आर की कंसंट्रेशन यहां ले रहा हूं, आर नॉट को यहां ले रहा हूं, ये जो आर है इधर ले रहा हूं और इस के टी को इधर भेज रहा हूं, ठीक है। तो ये आर नॉट, ये क्या था, आर नॉट माइनस आर, और ये के टी था ना, तो टी को मैंने भेज दिया नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन। अब देखो के की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये आप जैसे ही अपने को निकालना होगा ना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में आपसे बोल दे एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम पीरियड जीरो पे आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछ ले, तो आप इस इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन ये अपने पास आई है ना मेन, ये जो अपने पास आई है, इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। देखो आर नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, टी तो आपको टाइम पीरियड पूछा होगा और कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो आर की जो वैल्यू आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम आप निकाल सकते हो। आर नॉट की वैल्यू दे देंगे, टी की वैल्यू दे देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे और आपसे बोलेंगे आर की वैल्यू क्या है, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो ये पूरा क्या है, डेरिवेशन है किसका, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, हमेशा कंसंट्रेशन चेंज होगी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट को क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। अपन को क्या करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की तरफ जाना है।
तो अपन ने दो तरीके से रेट को लिखा था, एक तो रेट लॉ था, एक रेट को एक्सप्रेस किया था इंस्टेंटेनियस रेट को, ठीक है। तो रेट लॉ में अपन ने जब आर पढ़ा था, आर इक्वल्स टू के क्या था कांस्टेंट, आर क्या था रिएक्टेंट, उसकी पावर क्या होती है जीरो, इसीलिए तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। फिर अपन ने एक बार रेट को कैसे एक्सप्रेस किया था, रेट इक्वल्स टू नेगेटिव, नेगेटिव किसके लिए आता है रिएक्टेंट के लिए, अगर प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो नेगेटिव डी आर अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट को अपन लिखते थे क्योंकि एट इंस्टेंट अपन को निकालना है ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट ही लेंगे। तो अपन यहाँ पे दोनों रेट आ गई, तो रेट से रेट कट जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर जीरो, ठीक है। तो जीरो की पावर रेस करेंगे तो कोई भी वन आएगा, तो ये वन आ गया, तो dt अब यहाँ पे वन आ गया, तो dt को मैंने इधर भेज दिया और नेगेटिव साइन को भी इधर भेज दिया, डी आर माइनस के dt। अब अपन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसीलिए तो इसका नाम था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेट नहीं करोगे तो कैसे होगा, तो इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को, तो दोनों साइड को जैसे ही इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा और आर बच जाएगा। के dt का करोगे तो के तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, हमेशा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा तब एक और कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और dt का इंटीग्रेशन करोगे तो d कट जाएगा इंटीग्रेशन से और t बच जाएगा, तो माइनस के टी प्लस आई, हमेशा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो एक और कांस्टेंट आएगा। अब अपन को क्या देखना है, पर्टिकुलर टाइम जीरो पे देखना है, ठीक है, क्योंकि टाइम जीरो से क्या मिलेगा, अपन को आई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो t इक्वल्स टू जीरो इसीलिए किया था अपन को, क्योंकि आई की वैल्यू निकालनी है। t इक्वल्स टू जीरो पे r की कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज हो गई थी, तो मैं अब क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, आर क्या हो जाएगा, आर नॉट में चेंज हो गया, टी अपने को दे रखा है तो जीरो हो जाएगी टर्म, आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी इधर से आर नॉट मिल जाएगी, और आर नॉट में मिल गई, आई की वैल्यू क्या मिल गई आर नॉट। अब इसको मैं मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और जैसे ही मेन इक्वेशन में इसको पुट किया और इसको रीअरेंज किया, तो रीअरेंज के बाद अपने को क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, और इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आई होप मेरे को लगता है कि आपको यहां तक पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ पढ़ते हैं और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन में ये होता है, तो रिएक्शन के एग्जांपल और ग्राफ पढ़ते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये डेरिवेशन, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ और इसकी क्या, इसके एग्जांपल्स, ठीक है। किसके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और उसके एग्जांपल्स को देखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है किसका, आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है, देखो, तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ग्राफ है ना, यहाँ पे मैंने जो एक्स एक्सिस होती है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिखा है, टाइम रखा है, और इधर वाई एक्सिस पे क्या रखा है, कंसंट्रेशन रखी है रिएक्टेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, आर नॉट होगी, जैसा कि आर नॉट यहाँ पे इक्वेशन में अपना आया था। और जैसे जैसे टाइम पीरियड जाएगा, आगे आगे टाइम जाता जाएगा, तो आर नॉट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट तो कम होगा ना, रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट में बनेगा, रिएक्टेंट कम नहीं होगा तो प्रोडक्ट में कैसे बनेगा। तो आर नॉट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे इसका ग्राफ नीचे आता जाएगा। तो ये क्या है, स्लैंटिंग ग्राफ है, जो डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो हमेशा देखो आर मतलब क्या है, कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी है, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर नॉट यहाँ क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है, के आपका स्लोप है, यहाँ पे जो आएगा ये जो रेट कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे स्लोप का काम कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट है, और टाइम क्या है, टी है। देखो ये जो मेन इक्वेशन अपने पास आई थी ना, ये क्या थी, मेन इक्वेशन थी, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इसमें हमेशा के क्या होगा, स्लोप होगा, देखो इंटरसेप्ट, ये क्या होगा, इंटरसेप्ट का काम करेगा, इंटरसेप्ट, जो अपन ने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी पढ़ा था ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये c क्या था, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, x क्या है, x एक्सिस पे अपन ने क्या रखा है, x एक्सिस पे टाइम रखा है, तो यहाँ पे देखो ये रहा ना x एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस पे टाइम रखा है, तो यहाँ पे भी x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ये क्या होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, तो माइनस के क्या होगा, स्लोप, जो ये घटता हुआ स्लोप है ना, वही तो क्या है, घटता हुआ स्लोप, जो ये माइनस आएगा ना, ये माइनस किसका बता रहा है, माइनस हमेशा इसकी डिक्रीजिंग को बता रहा है, जो गिर रही है ना, कंसंट्रेशन गिर रही है, माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन गिर रही है, तो ये माइनस के क्या है, स्लोप है, ये स्लोप क्या बता रहा है, के की कंसंट्रेशन बता रहा है, और वाई पे क्या रखा है अपन ने, ये वाई इक्वल्स टू आर है, जो कि अपन ने वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखा है, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बराबर रखोगे ना, तो इससे आएगा, सी क्या है, आर नोट क्या है, इंटरसेप्ट है, एक्स के एक्सिस पे अपन ने क्या रखा है, टाइम रखा है, देखो,
और m क्या है, स्लोप है, तो k की वैल्यू क्या बताएगी, नेगेटिव स्लोप बताएगी, और y की एक्सेस पे अपन ने क्या रखा है, कंसंट्रेशन रखी ही है। तो यही है, देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव k है, जो ये नेगेटिव गिरता हुआ स्लोप क्या बताएगा, कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताएगा अपने को, ठीक है। जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी होगी, जितना टाइम तक वो नीचे गिरेगा, ठीक है, वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। इंटरसेप्ट क्या है, आर नॉट है। लाइन ड्रॉप्स अंटिल आर इक्वल्स टू जीरो, जब तक रिएक्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, जब तक रिएक्टेंट कम जीरो नहीं हो जाएगा तब तक प्रोडक्ट में 100% कैसे कंप्लीट होगा। तो जब तक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगी तब तक आर की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। लाइन ड्रॉप्स अंटिल द आर इक्वल्स टू जीरो, आर की लाइन जब तक ड्रॉप होगी जब तक आर की कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो जाती, और रिएक्शन आर इक्वल्स टू जीरो मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यही बता रहा है ग्राफ आपका किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मेन ग्राफ जो आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल कौन से हैं, डीकंपोजिशन ऑफ द NH3 ऑन द प्लेटिनियम सरफेस। जब प्लेटिनियम सरफेस पे आप अमोनिया गैस को डालोगे, क्या है ये, अमोनिया गैस है, NH3 क्या है, अमोनिया गैस है। जब डीकंपोजिशन होगा, अमोनिया गैस को तोड़ना होगा ना, यहाँ क्या दिखा हुआ है 2NH3, हमेशा प्लेटिनियम सरफेस पे अमोनिया की गैस को तोड़ा जाता है, डीकंपोजिशन ऑफ द NH3 ऑन द प्लेटिनियम सरफेस, तब किसका एग्जांपल आएगा, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल आएगा, ठीक है। जब NH3 को प्लेटिनियम सरफेस पे तोड़ा जाएगा तो किसमें टूटेगा, N2 प्लस 3H2 में टूट जाएगा। ये इसका एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, आपको एग्जांपल याद रखना है। आपसे बोल देंगे डीकंपोजिशन ऑफ द NH3, अमोनिया का डीकंपोजिशन प्लेटिनियम सरफेस पे, किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ HI, HI क्या होता है, जनरली आपकी जो फिल्म की जो वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है ना उसमें यूज होती है, ठीक है। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, आप आपको लाइट की हेल्प से HI को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, लाइट की, सनलाइट की हेल्प से HI को तोड़ा जाता है। तो देखो H न्यू क्या है, सनलाइट है, H2 HI को जैसे ही आपको तोड़ना है तो सनलाइट डालोगे, HI को तोड़ोगे सनलाइट डाल के, तो ये किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस I2 में। तो ये किसका प्योर एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। तो आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं, तो भाई एग्जांपल अपने को पढ़ने हैं। एनसीईआरटी ही कोर है आपका मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नीट में भी पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। क्लास 12th में तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ जाता ही नहीं है। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होगा किसमें, केमिस्ट्री में, और नीट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये डेरिवेशन किया ना सेम टू सेम अपन को ऐसा ही फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन देखना है। फिर अपन इसका सेम ग्राफ करेंगे और इसके एग्जांपल्स करेंगे, और इसके एक गैसियस रिएक्शन भी दी रहती है तो वो इधर तक कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, और बाकी जो फर्दर हाफ लाइफ का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का डेरिवेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट की पावर बेस्ड टू पावर 1, जिसकी पावर 1 होगी रिएक्टेंट की उसके रेट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। फर्स्ट जैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करो तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट चेंज होगी, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट चेंज नहीं होगी जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पे, तो वो किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे भी अपन ने क्या लिखा था, अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रिएक्टेंट से हमेशा क्या करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है रिएक्टेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे रेट लॉ में कैसे लिखते थे, रेट इक्वल्स टू के आर की पावर 1, ये तो क्या हो गया, सिंपल सा रेट लॉ हो गया। अब हम एक रेट को कैसे लिखते थे, आर डी आर माइनस का, क्यों आया माइनस का, रिएक्टेंट के लिए क्या आता है, माइनस का आता है, यहाँ आ गया डी टी
किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। रेट से रेट कट जाएगा, सेम टू सेम आपको बताया हुआ है। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। नेगेटिव, ओ सॉरी, नेगेटिव डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू क्या लिखो? के आर की पावर 1 है तो 1 को तो सेम रह जाएगा, आर ही रह जाएगा, पता है ना। नल को जीरो मत कर देना, 1 मत कर देना, जीरो की बेस की पावर 1 होता है, यहाँ तो 1 ही है तो सेम रह जाएगा, ठीक है। आर का आर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, मैं क्या सोचता हूँ, इस आर को नीचे ले आते हैं और डी टी को इधर ले जाते हैं, सेम वैसे किया था ना। तो यहाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। ये इंटरचेंज कर दिया, नेगेटिव का डी आर, नेगेटिव भी इधर दे देता हूं, ठीक है। नेगेटिव भी क्या देता हूं, इधर दे देता हूं, डी आर अपॉन आर, इधर क्या आ जाएगा? माइनस का के डी टी। अब देखो, कोई भी ऐसे मत करना, इसको आर से आर काट दोगे तो क्या बच जाएगा? डिफरेंशिएशन बच जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ऊपर क्या है? डिफरेंशिएशन का आर है और नीचे क्या है? सिंपल आर है। तो आर से आर कट मत कर देना, बहुत सारे नालायक कर देते हैं इस डेरिवेशन में, ये डी आर से आर भी कट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंशिएशन का आर है। किसका आर है? डिफरेंशिएशन का आर है। और ये क्या है? सिंपल आर है, तो आर से आर कट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे टाइम में हम भी करते थे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो डी आर से आर मत कर देना, ये डिफरेंशिएशन का आर है और ये सिंपल आर है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को करना है इंटीग्रेशन, सेम जैसे यहाँ पे आए थे अपन ने, यहाँ पे क्या किया था? दोनों को सेम इंटीग्रेट बोथ साइड। अब क्या करना है? इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड को। अब जैसे ही आप इधर इंटीग्रेशन करोगे तो डी आर अपॉन आर है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल एन आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल एन आर। एक एल एन भी होता है, एक लॉग भी होता है, बहुत डिफरेंशिएट होता है। तो जब आपको नॉर्मल सिंपल कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना ब्राइट माइंड्स में, तब आपको पढ़ाएंगे एल एन में क्या कन्वर्ट होता है, लॉग में क्या कन्वर्ट होता है, क्या वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो सब आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट आप इतना याद रखो कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल एन आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल एन आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे मैंने जैसा आपको बताया था, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट करना बताया था ना, तो रेट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से एक और कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो माइनस के आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t बच जाएगा, तो के टी प्लस आई। एक ये क्या आएगा? इंटर आई, यहां पे भी वापस लिख देता हूं, आई इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब एक इंटीग्रेशन मतलब एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस एक कांस्टेंट आ जाता है। तो अपने पास क्या आ गया? एल एन आर इक्वल्स टू के टी प्लस आई आ गया। अपने पास ये क्या आ गई? एक मेन इक्वेशन आ गई। तो बच्चों यहाँ पे अपन को क्या करना है? एल एन आर, यहाँ पे अपन ने क्या किया? एट टाइम जीरो, जो अपन बेसिक स्टेप्स जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीट कर रहे थे ना, जो बेसिक स्टेप्स कर रहे थे, वही का वही किया है। एट अ टाइम इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा? आर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? आर नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन फेज में आ जाएगा अपने, ठीक है। ये आर नॉट में आ जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो। अब ये अपने को क्या करना है? मेन इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? एल एन आर माइनस का क्या था? के टी, सॉरी के, ये तो आर क्या हो जाएगा? आर नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे टाइम किस में चला गया? जीरो में, प्लस आई, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एल एन, ये क्या आ जाएगा? आर नॉट, या आई की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। अपने पास क्या आ गई? आई की वैल्यू आ गई। अब ये आई की वैल्यू पुट करो, पुट इन मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन में मैं इसको क्या करूंगा? पुट करूंगा आई की वैल्यू को, ठीक है। तो मेन इक्वेशन तो क्या थी? एल एन आर, क्या थी? एल एन आर माइनस का क्या था? के टी था, प्लस क्या आ जाएगा? आई की जगह क्या आ जाएगा? एल एन का आर नॉट मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? सोच रहा हूं इसको एल एन आर को इधर भेज देता हूं। क्या कर देता हूं? सोच रहा हूं इधर भेज देता हूं, ओके। एल एन आर अपॉन का आर नॉट इक्वल्स में क्या हो जाएगा? के टी बच जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, ये माइनस को हटाने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं? रेसिप्रोकल कर देता हूं, ठीक है। क्या कर देता हूं? रेसिप्रोकल। एल एन आर का नॉट, एल एन आर, सॉरी, एल एन आर
और इधर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और मैं ये 1t को इधर नीचे रेसिप्रोकल में मतलब डिनोमिनेटर में भेज रहा हूं, तो k की वैल्यू अपने पास आ गई। अब मैं इस ln को चाहता हूं कि log में कन्वर्ट करूं, तो log में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा t 2.303 से इंटू करते हैं। 2.303 अपॉन t इक्वल्स टू log r नॉट अपॉन r, ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 log t अपॉन r नॉट बाय r। यहां पे अपन ने क्या किया था, ओनली रीअरेंज किया था। क्या किया था, रीअरेंज किया था। इसको क्या किया था, रीअरेंज करके ऐसे लिखा। रीअरेंज करके लिखोगे तो सेम, अब मैं इसको माइनस से प्लस में करना चाहता हूं, तो इसको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करके t को इसको डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो यहाँ भेजोगे तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में। अब ln को कन्वर्ट करना है log में, तो 2.303 से इंटू करना है, तो 2.303 log, जैसे ln को आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 से इंटू करना है, तो इसमें log में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये t और ये सेम टू सेम आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको बोल दे, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे k, ये t इधर भेज दो और 2.303 को भी नीचे भेज दो, 3.03 यहाँ पे क्या कर दो, इक्वल में log r नॉट बाय r। ये अपने को कहा इक्वेशन यूज होगी, ग्राफ में यूज होगी। तो मैं आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि भाई अपन ने ये क्या किया था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे अब आपको कभी भी पूछे कि भाई टाइम पीरियड, आपको पूछ दे, टाइम पीरियड तो पूछ लेगा कि भाई इतने टाइम पीरियड पे स्पेसिफिक टाइम बताओ, रेट कांस्टेंट आपको बता देगा, ये वैल्यू आपको पता है, आर नॉट की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो लॉग की वैल्यू आपको आनी चाहिए। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन की है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 2 दे दी, तो log 2 क्या होता है 0.641, ऐसा ही कुछ होता है 0.6, तो log वैल्यू याद होनी चाहिए। तो जिसकी log वैल्यू में log r लोगे तो इसकी वैल्यू आपसे निकल जाएगी। तो आपसे अब टाइम पीरियड कोई भी दे तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको कोई भी दे, मतलब टाइम पीरियड यहां से आपको कोई भी दे, आपके रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, रेट कांस्टेंट दे देगा, तो r आपसे निकालने को बोलेगा, तो आप एट अ टाइम पीरियड आर निकाल सकते हो। तो आई होप यहां से आपको रेट मतलब डेरिवेशन समझ में आया होगा, किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं, देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट रेज टू पावर 1, मतलब ऐसी रेट जिसमें रिएक्टेंट की पावर 1 हो, वो कौन सी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो सेम जैसे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का डेरिवेशन किया था वैसे ही करना है। देखो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लॉ लिखा था, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की पावर 1, और रेट ऐसे भी एक्सप्रेस की थी इंस्टेंटेनियस रेट की तरह। रेट नेगेटिव किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, नेगेटिव dr बाय dt। अब दोनों को कट करके इक्वल में लिख दिया था, नेगेटिव dr बाय dt इक्वल्स टू kr। अब ये r को इधर भेज दिया, dt को इधर भेज दिया, तो r से r मत कट कर देना बच्चों, वापस बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन का r है और वो सिंपल r है, तो कट नहीं होगा। इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा ln में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो k रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो एक और कांस्टेंट आएगा, dt का कांस्टेंट इंटीग्रेशन करोगे तो t बच जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, मेन इक्वेशन, ln r माइनस kt प्लस आई। अब i की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम पीरियड 0 पे r कौन पे कन्वर्ट हो जाएगा, r नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब r नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो r की वैल्यू r नॉट हो गई, t की वैल्यू 0 प्लस i की वैल्यू यहां से मिल गई। अब इसको क्या करोगे, मेन इक्वेशन में पुट करोगे, तो ln r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln r नॉट। अब जैसे ही इसको रीअरेंज करोगे तो ये रीअरेंज आएगा, रीअरेंज आने का, यहाँ नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो, r नॉट अपॉन r, और k को t को यहाँ भेज दो। अब ln को चेंज करना है log में, इसमें चेंज करना है log में, तो log में जैसे ही चेंज करोगे तो 2.303 से इंटू करना है, 3.302 से इंटू करोगे अपॉन t log r नॉट बाय r। अब इसको ऐसे भी रीअरेंज करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये जो इक्वेशन है, अब इसको क्या करोगे, एंटी लॉग कर दो, इसको क्या कर दोगे, एंटी लॉग कर दोगे, तो एक और तरीके की इक्वेशन आएगी एंटी लॉग। जैसे लॉग भी होता है तो ऐसे एंटी लॉग भी होता है, तो सेम आप 11 में पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़ के आए हो तो अपन इसका एक स्पेसिफिक लेक्चर डालेंगे इस पे ब्राइट माइंड्स पे, तब आप उसको पढ़ लेना। तो एंटी लॉग जब भी इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जब जैसे ही आप इसका एंटी लॉग करोगे, जब अब ये इक्वेशन आई थी ना,
ln r अपॉन r नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। अब जैसे ही आप इसका एंटी लॉग करोगे, तो ये जैसे ही आप इसका एंटी लॉग करोगे ना, तो r ये एंटी लॉग करोगे तो ln का तो एंटी लॉग से ln कट जाएगा, तो r अपॉन r नॉट बच जाएगा अपने पास। और ये एंटी लॉग करोगे ना, तो ये नेचुरल लॉग की पावर माइनस के टी बन जाएगा। तो अब इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा r इक्वल्स टू r नॉट e की पावर के टी। ये आपकी एक और इक्वेशन बन गई। कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे, r की वैल्यू दे देंगे, r नॉट की वैल्यू भी दे देंगे, तो वो आपसे k या इसकी वैल्यू लिख लेंगे, तो आपको इस इक्वेशन से निकालना है। आई होप यहां से आपको समझ में आया होगा। तो ये मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप यहां तक आपकी इक्वेशन समझ में आई होगी। तो अब सेम अपन यहां से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ पढ़ेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ पढ़ने के बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे, और इसके बाद एक गैसियस रिएक्शन का डेरिवेशन है वो करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, और फिर हाफ लाइफ का रिएक्शन, जो भी हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अपन यहां से पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, और उसके एग्जांपल से, ठीक है। तो अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। तो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो तरीके के ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। तो दो तरीके के ग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन ने यहाँ पे दो तरीके की इक्वेशन दी ना, तो ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln का r नॉट, ये इक्वेशन दे रखी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस सी करके देखो, तो c की जगह तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट की जगह तो क्या आ जाएगा आपका ln r नॉट आ जाएगा। x की जगह x एक्सिस पे अपन ने क्या रखा, टाइम रख दिया है, m यानी स्लोप, स्लोप की जगह माइनस की है, तो ये नेगेटिव स्लोप किसको दर्शा रहा है, रेट कांस्टेंट को दर्शा रहा है। और y की एक्सिस पे अपन ने क्या लिख दिया था, ln r रख दिया था, तो ये क्या आ जाएगी, y एक्सिस। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो जैसा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था ना, वैसे इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब अपन ने एक और अपन ने इक्वेशन अपनी डिराइव की थी ना, kt अपॉन 2.303, और इधर क्या था, लॉग r अपॉन r नॉट अपॉन r, ठीक है, यही था ना। तो यहां पे यहां से अपन को क्या लिखनी है, log r नॉट अपॉन r, ये अपन ने इक्वेशन क्या की थी, डिराइव की थी। तो अभी इस इक्वेशन से अपन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है। तो यहां पे देखो c प्लस mx इक्वल्स टू y। अब ये y एक्सिस पे तो मैंने ये log वाला टर्म रख दिया है, देखो ये y एक्सिस पे तो अपन ने क्या लिख दिया है, log वाला टर्म रख दिया है। x एक्सिस पे t रख दिया है, देखो ये x एक्सिस पे मैंने t रख दिया है। जो ये m वाला टर्म है, ये है पूरा k इक्वल्स टू 2.303। जो ये स्लोप क्या बता रहा है अब अपने को, k अपॉन 2.303 की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और c कुछ नहीं है, तो c मतलब जीरो, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस वैल्यू से अपन को दो तरीके की ग्राफ मिलेंगे। रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपने को दो तरीके से ग्राफ मिलेंगे। एक तो जैसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ था, जैसा गिरता हुआ नेगेटिव टर्म जैसा ग्राफ, मतलब डिक्लाइनिंग ग्राफ मिल रहा था अपने को। ln r को जगह y रख दिया था, x एक्सिस पे क्या रख दिया था, टाइम रख दिया था, स्लोप क्या था, नेगेटिव, गिरता हुआ स्लोप अपने को क्या बता रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा है, और इंटरसेप्ट क्या हो गया था, ln r नॉट हो गया था। सेम टू सेम यहाँ पे देखो ये डिराइव की थी ना, इससे भी अपन एक ग्राफ निकालते हैं। देखो x एक्सिस पे t रख दिया था, y के टर्म पे log r नॉट अपॉन r की वैल्यू रख दी थी, और जो m स्लोप वाला टर्म था उसकी जगह क्या आ गया था, k अपॉन 2.303, और c क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये चढ़ती हुई ग्राफ आएगी, क्योंकि ये तो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट ना होने के कारण ऊपर से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। तो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, यहां से नीचे से स्टार्ट ग्राफ हुआ। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा, वैसे जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो दो तरीके से ग्राफ अपने को मिल गए थे। और अब इसके एग्जांपल क्या है, देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ द इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इथीन अपने को पता है C2H4 होता है, C2H6 तो क्या होता है, इथेन होता है, बट इथीन C2H6 बोला है, C2H4 बोला है, सॉरी C2H4 क्या है, इथीन क्या होती है, गैस होती है। इथिलीन पढ़ते हो ना, वैसे इथीन, इथीन C2H4 गैसियस है, H2 इसमें जैसे हाइड्रोजनेशन करवाओगे, हाइड्रोजनेशन आपने टर्म पढ़ी होगी कहां पे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हाइड्रोजनेशन का टर्म आपको पढ़ाया गया है। तो हाइड्रोजनेशन, जैसे ही आप इसके डबल बॉन्ड तोड़ना चाहोगे हाइड्रोजन की हेल्प से, हाइड्रोजन गैस की हेल्प से, दो हाइड्रोजन ऐड करना चाहोगे, तो C2H6 मतलब इथेन बन जाएगा। इथेन भी क्या होती है, गैस होती है। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, C2H4 के, मतलब एक C2H4 के ऊपर ही
पूरी तरह रेट डिपेंड, अगर C2H4 की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगा। तो ये इसका एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एक और अपन यहां पे पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल दी रेडियो एक्टिव डीकेज, ऑल दी रेडियो एक्टिव जो डीकेज होते हैं ना, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो रेडियो एक्टिव डीकेज, वो क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं। किसके होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि मान लो रेडॉन होता है, रेडॉन होता है 226 और 86 आई थिंक। इसको जैसे ही आप तोड़ोगे तो हीलियम का न्यूक्लियस टूटेगा 4 और 2। अब 4 इसमें से माइनस कर दो तो रेडॉन बन जाएगा ये 2 2 2 और 2 इसमें से माइनस कर दोगे तो 84। ये क्या हो जाएगा? ये किसका एग्जांपल है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये 88 होता है, सॉरी ये क्या होता है? 88 और ये क्या होता है? 86। ठीक है, तो अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी ये 88। ठीक है, तो ये जो भी रेडियो एक्टिव डीकेज जो होते हैं, हमेशा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडॉन। ये जब भी टूटेगा 226 जैसे हीलियम न्यूक्लियस में टूटेगा तो टूटने से कौन सी रिएक्शन होगी? हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका यहां तक कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट। मतलब अपन ने 2 डेरिवेशन किए इस लेक्चर में। डेरिवेशन किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पूरी एक इंटीग्रेटेड लास्ट में इक्वेशन निकाली, उससे अपन क्या निकाल सकते हैं? एट अ टाइम टी पे निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। सेम ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का डेरिवेशन किया और उसके दोनों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी और इसके एग्जांपल देखे। अब अपने को एक और चीज यहाँ पे कवर करनी है, एक गैसियस फेज की। आपको एनसीईआरटी में इस साइड राइट हैंड साइड वाले पेज पे एक गैसियस रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है, वो कवर करते हैं इस लेक्चर में और लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे और आगे दूसरे लेक्चर में अपन हाफ लाइफ ऑफ द कंसेप्ट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन यहां से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कौन सा? गैसियस वाली रिएक्शन। ये लेट्स सी टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। अब अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर में ही पूरी टिपिकली पूरा का पूरा गैस फेज का रिएक्शन बोले कि आपको पूरा बोल देगा गैस फेज में पूरी की पूरी रिएक्शन है, क्या है? पूरी गैस फेज में रिएक्शन है। जो रिएक्टेंट है वो भी गैस फेज में, जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी गैस फेज में, कोई भी सॉलिड नहीं है। तो ऐसे में आप ये वैल्यू कैसे निकालोगे आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में? तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो अपने को जनरली मैंने कोई भी एग्जांपल लिया है, एक ए रिएक्टेंट है गैसियस फेज का, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी गैसियस प्रोडक्ट में, सी गैसियस प्रोडक्ट में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, अगर अपने को लिखना होगा तो जनरली क्या लिखेंगे? एट अ टाइम इक्वल्स टू 0। अगर मैं टाइम इक्वल्स टू 0 पे मानू तो इसका तो क्या हो जाएगा? प्रेशर। अब अगर गैस है तो अपन किसके टर्म्स में मेजर करेंगे? प्रेशर के टर्म में मेजर करेंगे, सीधी सी बात है। तो प्रेशर इसका क्या हो जाएगा? प्रेशर इनिशियल हो जाएगा एटीएम में। प्रेशर किस में मेजर करते हैं? एटीएम में। और ये तो क्या हो जाएंगे? 0 पे, कुछ बना ही नहीं होगा एट अ टाइम 0 पे। ठीक है, बट मैं मानू कि कुछ टाइम टी हो गया है। ठीक है, एट अ टाइम टी कुछ टाइम टी हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब आपका टाइम टी होगा तो पी आई में से, पी इनिशियल में से, पी इनिशियल में से कुछ मोल एक्स डिक्रीज होगा, कुछ मोल एक्स डिक्रीज होगा, तब जाके एक्स मोल बी का बनेगा या एक्स मोल सी का भी बनेगा। ठीक है, मतलब कुछ मोल इसमें से घटेगा तब जाके तो वो बनेंगे। तो एट अ टाइम टी पे क्या होगा? पी इनिशियल में से कुछ घटेगा, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना। कुछ रिएक्टेंट कम होगा तभी तो वो कुछ बनेगा प्रोडक्ट में। तो ये इसमें से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या बन रहे हैं? एक्स एक्स में बन रहा है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मेरे को क्या करना है? इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर देखना है। क्या देखना है? टोटल प्रेशर देखना है। तो टोटल प्रेशर कैसे मेजर करोगे? टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है टोटल तीनों का प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो अब पी ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा? पी इनिशियल माइनस एक्स प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, एक कोई भी इसमें से कट कर दो तो ये अपना क्या मिल जाएगा? पी इनिशियल प्लस एक्स और इधर क्या हो जाएगा? पी टी, मतलब टोटल प्रेशर। मैं एक्स की वैल्यू यहां पे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं?
PT माइनस P इनिशियल, ये क्या मिल गई मेरे को, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं यही x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ PA में। ये तो किसकी वैल्यू है, PA, तो मैं यहाँ पे PA की वैल्यू पुट कर दूं। क्या PA की वैल्यू क्या थी, P इनिशियल माइनस x। अब x की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा, यहाँ क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो मेरे को PA की वैल्यू मिल जाएगी P इनिशियल माइनस ये क्या है PT माइनस P इनिशियल। ठीक है, अब ये माइनस इधर अंदर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P इनिशियल माइनस PT, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस PI बन जाएगा। अब ये PI भी प्लस में, ये PI भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2PI माइनस PT, तो ये किसका टर्म आ जाएगा, PA का टर्म आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, PA का टर्म आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, PA का टर्म आ जाएगा। अब अपन ने क्या इक्वेशन निकाली थी बच्चों, K इक्वल्स टू T अपॉन, ओके जस्ट अ सेकेंड, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट अपॉन R, यही तो निकाला था। तो ठीक है, अब यही इक्वेशन अपन ने निकाली थी, तो यहाँ पे अपन प्रेशर की टर्म में अपन को निकालना है। अब क्या है, पूरी प्रेशर की टर्म में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, K 2.303 अपॉन T, यहाँ पे लॉग इनिशियल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, R नॉट की जगह क्या लिख दूंगा, प्रेशर इनिशियल, जो प्रेशर यहाँ पे इनिशियल में था वो प्रेशर लिख दूंगा, और नीचे अपने को R की जगह क्या मिल गया है, ये PA की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2PI माइनस PT टोटल प्रेशर। तो ये आपका अगर पूछ ले आपको टाइम T पे पूरी गैसियस फेज के रिएक्शन पे पूछ ले, आपकी क्या है, पूरी गैसियस फेज की रिएक्शन है, गैसियस फेज की रिएक्शन में आपसे पूछ ले, टाइम बोल देगा कि इतने टाइम पे निकालो, रेट कांस्टेंट आपको दे देगा, इनिशियल प्रेशर की आपको कंसंट्रेशन दे देगा, इनिशियल प्रेशर दे देगा, आपको पूछेगा टोटल प्रेशर बताओ मेरे को एट अ टाइम T, तो आप इधर से निकाल सकते हो। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए, गैसियस फेज की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्मूला बन गया। तो आई होप मेरे को यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये एनसीईआरटी का आपका राइट वाला पेज है ना, उस पे ये डेरिवेशन दे रखा है, ऐसा का ऐसा इसके नीचे इसका क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कभी जब अपन लास्ट में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सेशन रखेंगे उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा दूंगा। अब यहाँ पे इस लेक्चर को अपन ओवर करते हैं। तो अपन ने इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 का फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मोटो क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को समझना है, इसका अपना मोटो था। तो अपनी बुक में एनसीईआरटी में दो तरीके की रिएक्शन दे रखी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का आपको नहीं दे रखा। तो अपन ने पढ़ा जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समझा था, लिव लाइक एग्जांपल से, जो जार का एग्जांपल था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको समझाएगा। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन देखा था कि अपन का डेरिवेशन आया था पूरा, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेम डेरिवेशन किया था, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। जीरो ऑर्डर का तो एक ही ग्राफ था, फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ्स देखे थे और उसका एग्जांपल देखे थे, कौन से, रेडियो एक्टिव डीके वाले और हाइड्रोजनेशन ऑफ द ईथीन गैस वाला। ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल थे। और बाद में देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपकी पूरी की पूरी गैसियस फेज की रिएक्शन हो बाय चांस, तो वो क्या होगा, ये आपका गैसियस फेज का रिएक्शन का डेरिवेशन। तो मैं एक बार इसको वापस रिपीट कर देता हूं, फिर अपन इसको ओवर करते हैं। देखो, लेट्स टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पूरी गैसियस रिएक्शन है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी में। टाइम t इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर t इक्वल्स टू 0 है तो p इनिशियल कुछ होगा, तो ये क्या होंगे, 0 0 होंगे। बट टाइम t पे अगर p इनिशियल में से कुछ घटेगा तभी तो प्रोडक्ट का कुछ बनेगा ना, तो p इनिशियल से x घटेगा तब ये इसके xx मोल बनेंगे। तो मैंने क्या किया, p इनिशियल में से xx मोल को माइनस कर दिया और इसके xx मोल बन गए। अब टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए, बी और सी, तो मैंने ये p b a c दिया, तो यहाँ पे ये लिखा xx लिखा, तो x से x कट गया, ये माइनस का था, तो अपने को प्रेशर टोटल की क्या वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब मैंने ये x की वैल्यू किसमें पुट कर दी, PA में पुट कर दी, PA की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि वहां पे अपने को क्या निकालना था, R की वैल्यू निकालनी थी। तो सेम टू सेम वही यहाँ पे पुट ही करना है। तो PA की वैल्यू में x की वैल्यू पुट की, तो अपने को मिला 2PI माइनस PT। फिर ये जो इक्वेशन अपन ने डिराइव की थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वैसी की वैसी उसमें प्रेशर के टर्म में अपन ने लिख दी। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको तीनों के डेरिवेशन करवाए, उसके ग्राफ करवाए, उसके एग्जांपल्स करवाए। अब अपन यहां से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, हाफ लाइफ किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पढ़ेंगे और हाफ लाइफ को कंप्लीट करेंगे। फिर यहां से अपन का
एक पूरा मेजर आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपनी एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह जो लॉस बचते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अपने लगभग 2 या 3 लेक्चर और होंगे इस चैप्टर के, फिर यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे इस क्वेश्चंस करवाने के लिए। तो आपको प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे, और वो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपन इस चैप्टर का एक रिव्यू भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। तो पर यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 को ओवर करते हैं और अपन लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।